देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी, सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे मुल्क में इस वक्त जो अहम मसले हैं, जो सबसे ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है, जो चर्चे में है, वह है गुस्ताख़ी रसूल नुपुर शर्मा की गिरफ़्तारी और उसकी गिरफ़्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर हो रहे एहतजाजात यानी कि प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन में पुलिस की और सरकार की भूमिका और पुलिस की बर्बरता, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए एडिशनल सज़ा यानी कि बुलडोज़र। मुकम्मल अगर आप बहस करेंगे तो इस वक्त इस मुल्क में यही सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा है, हॉट मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मुद्दे हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किए जा रहे हैं। अब वायरल कौन करवा रहा है ये एक अलग विषय है, अलग मौजू है, लेकिन वायरल होना शुरू वहाँ से हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर जारी किया, और लेटर में ये लिखा गया कि जितने भी दानिशवरान हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं मुस्लिम और सो कॉल्ड उलमा हैं, वो सब के सब टीवी डिबेट में जाना छोड़ दें, उसका बायकॉट करें। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसको समझें इनडायरेक्टली, तो इशारे में ये भी लिखा है कि समाज के लोग ऐसे लोगों का बायकॉट कर दें। सोशल मीडिया के शब्दों में मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में इसी तरह की बातें चल रही है। वजह ये बताई जा रही है बुनियादी कि टीवी डिबेट से मुल्क में नफ़रत फैल रहा है, और जो भी नफ़रतों का बाज़ार इस वक्त गर्म है उसकी वाहिद वजह टीवी डिबेट। मैं इस पर तफसील से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि तंजीमें जितनी भी इस मुल्क में बनी हैं, उन तंजीमों ने जो अपने मंशूर में बातें लिखी थी, जो बायलॉज तैयार किया था, और मुल्क के मुसलमानों के सामने या यूं कहें बैरून मुल्क के मुसलमानों के सामने जिन बातों को रखा था उन लोगों ने कि हम इन मामलों में रहनुमाई करेंगे, हम क़यादत करेंगे, और इस कौम की तरक्की के लिए, इस कौम के विकास के लिए, मिल्लत को समाज में बावकार ज़िंदगी जीने के उन तमाम राहों को हमवार करेंगे जिन राहों से चलकर मिल्लत सुरखरू और सरबलंद होगी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एतमाद जगा कि भाई इस आज़ाद भारत में पहली बार तंजीमों के बनने का दौर शुरू हुआ, और तंजीमों के सरबराहों ने यह वायदा किया कि हमें इस मिल्लत की तरक्की के लिए, इसके वक़ार के लिए, इसकी सरबलंदी के लिए, सियासी हक़ दिलाने के लिए और माशी तरक्की और तालीमी तरक्की के लिए हम काम करेंगे। अब सवाल नंबर एक कि क्या इन तमाम तंजीमों ने जो मिल्लत के नाम पर वजूद में आई हैं, तमाम तंजीमों की बात कर रहा हूँ बग़ैर किसी का नाम लिए, मिल्लत के नाम पर बनने वाली उन तमाम तंजीमों से सवाल है कि पूरे मुल्क में तालीमी मैदान में आपने क्या काम किया। जमात इस्लामी को अगर छोड़ दिया जाए, चूँकि जमात इस्लामी ने तालीम के मैदान में काम किया है, तो बाकी तमाम तंजीमें ज़ीरो हैं। हाँ, मदरसे का जाल ज़रूर बिछाया है, लेकिन जो तंजीमें चंदा इकट्ठा करती थी वो मदरसे के नाम पर नहीं करती थी। मदरसे में तो जो मुअल्लिम होता था वो खुद चंदा करता था, लेकिन उसकी निगरानी, उसको वो तस्दीक़नामा लिख कर देने का ठेका इन तंजीम के सरबराहों ने अपने हाथ में ले रखा था, और उन्हीं मदरसों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए रामलीला मैदान, गांधी मैदान और दीगर मैदानों को भरकर सरकार को ब्लैकमेल
करते रहे, और ये तल्ख हकीकत है जिसे तस्लीम करना ही पड़ेगा। एक स्कूल का नाम बताइए, एक स्कूल का जो जमीयत उलमाए हिंद के जरिए चलाया जा रहा हो, खालिस उसके पैसे से, एक स्कूल का नाम बताइए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए चलाया जा रहा हो, वो बता दीजिए। जब पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम आएगा तो उनके जो जिम्मेदार होंगे वो कहेंगे कि हमने तालीम और तरबियत का ठेका नहीं लिया था, हमने तो सिर्फ शादी और ब्याह का ठेका लिया था। ठीक है साहब, आपने फ़िक़्ह का काम देखने का और दारुल क़ज़ा को देखने का और शादी ब्याह को देखने का और मुसलमानों के वो जो जायदाद के बंटवारे का काम देखने का नहीं, इस्लामी उसूल पर ये सब काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका आपने ठेका लिया था। तो आप ज़रा एक फहरिस्त जारी कीजिए कि पूरे मुल्क में विरासत के तक़सीम में आपका क्या रोल रहा। हज़ारों नहीं लाखों मुकदमे मुसलमानों के कोर्ट में हैं, भाई भाई के दरमियान जायदाद के तक़सीम के नाम पर। आपने कहा शादी ब्याह के मामले को हम देखेंगे, लाखों की तादाद में मुसलमानों के मुकदमे जो है मियाँ और बीवी के बीच के मुकदमे, 498 के मुकदमे, मेंटेनेंस के मुकदमे, तलाक के मुकदमे, लाखों, हज़ारों नहीं लाखों मुकदमे भारत के न्यायालय में है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ है? पर्सनल लॉ बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। जहेज का जो लानत है, जो कि हराम है, जो हमारे नबी का फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, जहेज लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुल्क से जहेज की लानत को ख़त्म किया क्या? पर्सनल लॉ बोर्ड जवाब दे। कहीं नहीं। जहेज का प्रदर्शन होता है, उसकी नुमाइश हो रही है। मैंने उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर देखा, बिहार में भी मैंने देखा कई जगह, बाज़ाब्ता जहेज के सामान को बारात के सामने लगाया और सजाया जाता है, और ये पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग आकर 1100 और 2100 नजराना लेकर निकाह पढ़ाकर चले जाते हैं। हद है साहब। आप जो अरबों खरबों का चंदा आपने किया वो किस काम में आया ये बताइए। आपने अवेयर कितना किया ये बताइए। आपने कितना बेदार किया ये बताइए। कितनी दीनदारी आई सोसाइटी में ये बताइए। जहेज की लानत से मुसलमान अब तक नहीं बचा, आप फेल हो गए। कोर्ट कचहरी के चक्कर से नहीं बचा, आप फेल हो गए। नाप तोल आपने नहीं सिखाया, जायदाद को कैसे बांटना है इस्लामी उसूल पर यह आपने नहीं बताया, इसीलिए लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने लगे, आप फेल हो गए। जब फेल इंसान होता है ना तो बलि का बकरा ढूंढता है कि ये जो मेरे सर पर इल्ज़ाम आए उससे पहले किसी के सर पर डाल दूं। आगे बढ़िए। तालीम के मैदान में तो आपने कह दिया मुझे काम करना ही नहीं है, शायद आपने कसम खा रखा था। सारे पैसे जो है एसी कार, एसी मकान, एसी बंगला में लगा देना है, लेकिन मुसलमान के पीछे नहीं लगाना है। मुसलमान गरीब जो है सब्जी, रेड़ी, पटरी, झल्ली, पल्ली, धनिया, मिर्ची, मुर्गी, बकरी और मुर्गी और मछली बेचे सड़क पर, भीख मांगे सड़क पर, रिक्शा ठेला चलाए सड़क पर, खलासी का काम करे, साफ सफाई का काम करे, कूड़ा बीने, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपकी कुर्सी खतरे में आएगी, जब सरकार आपको भाव नहीं देगी, तब आप इस्लाम को खतरे में डालकर एक रैली बुलवा लेंगे। और ये मासूम मुसलमान जिसका पूरा भरोसा अल्लाह और उसके रसूल पर है, वो ये सोचता है कि हमारे उलमा ने आवाज़ दी है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ मसला इस्लाम पर ख़तरा ज़रूर होगा। और ये बेचारे लुंगी पैजामे में ही दौड़ जाते हैं और साथ में फिर चंदा देते हैं, जो कि बिहार के गांधी मैदान में देखने को मिला पिछले दिनों। दीन बचाओ और देश बचाओ में अरबों खरबों रुपए का चंदा भी हुआ और एमएलसी की सीट भी ले ली गई। मसला तो जस का तस रह गया। जिस मसले के लिए आपने कहकर बुलाया था वो तो हल हुआ ही नहीं। तो फिर आपने अरबों खरबों रुपए खर्च क्यों किया? मुसलमानों को गांव के दूर दराज इलाकों से बुलाकर पटना में क्यों जमा किया? मुसलमानों को तकलीफ में क्यों डाला? जब वो मसले हल नहीं हुए, मसला तो आपका हल हुआ, मुसलमानों का मसला तो और बढ़ गया। आपका इसलिए हल हुआ कि अरबों खरबों रुपए चंदा हो गए और एक एमएलसी की सीट आपको मिल गई। ये आपका मसला था। कौम का मसला था ट्रिपल तलाक, वो तो आपने हल किया नहीं। वो तो कानून के फॉर्म में आ गया और लागू भी हो गया और गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। तो आप फेल हो गए पूरी तरह से। इस मामले में भी आप फेल हुए। और दीगर मसाइल हैं। एजुकेशन के बाद अब हेल्थ एक मसला है।
पिछले दिनों कोरोना में मुसलमानों के साथ जो सुलूक हुआ उसको पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अच्छी तरह याद रखे होगा, भूला नहीं होगा। लेकिन जब अस्पताल में जब मुसलमान जाता था तो डॉक्टर इलाज करने से इनकार कर जाता था। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड को ये शऊर नहीं हो सका कि अरबों खरबों रुपए मेरे पास मौजूद हैं, चलो बड़े बड़े शहरों में ही कम से कम अस्पताल खोल दें, प्रोफेशनल ढंग से खोल दें, होली फैमिली की तरह खोल दें, क्रिश्चियन की तरह खोल दें, सिख की तरह खोल दें। किसी से ये सीखने को तैयार नहीं है। ये तो ठिकरा फोड़ने का जुगाड़ बैठाते हैं, ये सीखते नहीं है। न तो इस्लाम से सीख रहे हैं, इस्लाम में ये निज़ाम मौजूद है। दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसके यहाँ ज़कात का एक निज़ाम है, फ़र्ज है ज़कात, जिसके यहाँ फितरा वाजिब है, एक निज़ाम है पैसे देने का। आखिरी अरबों खरबों रुपए, कहा जाता है 25 और 30 करोड़ इनके ज़रिए, हमारे ज़रिए नहीं। सरकारी आंकड़े में 14.5-15% मुसलमान है, यानी खैंच खाँच के 20 करोड़, लेकिन ये तकरीर में 30 करोड़ कहते हैं। मैं 25 करोड़ ही मानता हूँ। 25 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोगों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज है और वो ज़कात देता है तो कई अरब रुपए होते हैं। प्लस अरब का नाम जब आता है तो फिर अरब से भी पैसा ये मंगाते हैं। तो ये अलीफ से अरब और वो आइन से अरब, दोनों मिलाकर हो गया खरब। कहां गया पैसा? पर्सनल लॉ बोर्ड जवाब दो। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा कौम की अमानत है जिसमें आपने लगभग 5 दशक से खयानत कर रखा है और अपनी अपनी बिल्डिंगें बना रखी हैं। एसी दफ्तर और एसी कार में आप घूमते हैं जो कि आपका नहीं है, आपके मैंने कमाए हुए पैसे का नहीं है, इसलिए वो आपके लिए हराम है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौम के दिए हुए पैसे का है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बहरहाल तो आपने न तो हेल्थ के सेक्टर में कोई काम किया, न एजुकेशन के फील्ड में आपने कोई काम किया, न वेलफेयर में आपने कोई काम किया। मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। और अब जब आपको ये पता था कि हम जैसे लोग लगातार पिछले 5-7 सालों से आपके कारनामे पर तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद बराए इस्लाह था, तनकीद बराए तज़हीक नहीं था, लेकिन आपको लगा कि इसका बाप तो कुछ है नहीं। यहाँ आपके यहाँ उसूल है, चूँकि आपका इस्लाम अलग है। आपका इस्लाम है कि जिसका बाप वली होगा उसका बेटा शराबी भी होगा तो वली हो जाएगा। ये नहीं चलेगा इस्लाम में, ये नहीं चलेगा। और मुस्लिम दुनिया को और भारत के मुसलमानों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये इस्लाम का उसूल है भी नहीं। जिसके अंदर सलाहियत, काबिलियत, अहलियत होगी वही आगे बढ़कर क़यादत थाम करेगा। और ये शर्त नहीं है कि बाप अगर अमीर शरीयत था तो बेटा भी हो जाए, बाप अगर सदर जमात था तो बेटा भी हो जाए, बाप अगर अमीर जमात था तो बेटा भी हो जाए, बाप किसी तंजीम का सरबराह था तो बेटा भी हो जाए। ये गैर शरई है। और एक और गैर शरई मसला जमात इस्लामी को छोड़कर, जमात इस्लामी में तो इंतखाबी निज़ाम है, शूराई निज़ाम है, बाकी जमातों में शूराई निज़ाम भी नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद की तो यह हालत है कि उसके टोटल जो जिम्मेदार हैं वो एक कुंबे के हैं, एक कुंबे के, उसमें एक भी बाहर का नहीं, उसके एक भी बाहर के कोई अफराद जिम्मेदार नहीं है मरकजी जिम्मेदारी में। बाकी रियासत में इन्होंने किसी किसी को अपना थमा रखा है, जहां जैसा देखा वैसा कर लिया। बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत माल वाले थे तो उनको इन्होंने ठग के आसाम का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बिहार में कोई माल वाले हाल वाले मिल गए, उनको बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। इस तरह से ही अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो जमीयत उलमाए हिंद जिसको आप कहते हैं, वो बिल्कुल घर से बाहर के लोग उसमें नहीं हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक घर का है, एक घर के लोग मालिक बने बैठे हैं। और इस तरह की कई तंजीमें भारत में हैं जिसमें एक ही घर के लोग, एक ही ख़ानदान के लोग पूरी तरह से कब्ज़ा जमाए हुए हैं। ये भी एक मसला इस मुल्क का है, और ये मसला नहीं है, ये अलमिया है इस कौम का। यही वजह है कि ये कौम जो है आज चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। इसे लग रहा है कि हम लीडरलेस हो चुके हैं, इसे लग रहा है कि हमारे क़यादत करने वाला कोई नहीं है। आप गांव-गांव चले जाओ, गरीब मुसलमानों के बीच जाकर बैठो, वहां एक ही आवाज़ आएगी, हमारा तो कोई रहबर नहीं है। मगर वो आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी।
इसलिए कि इन्होंने कानों में रुई डाल रखा है, इन्होंने तय कर रखा है कि हमें इस मुल्क के मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझना है, उनके एहसासात को नहीं समझना है, उनके मामलात पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ नोटों पर ध्यान देना है और वोटों पर ध्यान देना है। ये खालिस सियासी लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, दुनिया परस्त लोग हैं, ये मैं कहना चाहता हूं और ये मैं साबित भी करूंगा। लगातार मैं इस पर लगा हुआ हूं कि जमीयत ने अब तक, जमात ने अब तक, दिगर तंजीमों ने अब तक वाकई काम क्या किया। रैली कर लेना, अब ज्ञानवापी का मसला आया, पीछे की तमाम तारीख को पता है, आप तमाम तारीखें आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ट्रिपल तलाक में, शाबानों में और दिगर तमाम मामलों में जो हुआ वो तो हुआ। अब ज्ञानवापी का मसला आया, इनसे मुल्क के तमाम लोगों ने गुजारिश की कि भाई ठीक है, मसलकी इख्तलाफ अपनी जगह है, ठीक है, और कई इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन तमाम मिली तंजीमों को कम से कम इस मौके पर मिलकर, बैठकर, सर जोड़कर ये सोचना चाहिए कि मुल्क के इस हालात में मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या होगा। लेकिन ना, मुल्क तबाह हो जाए तो हो जाए, ये मुत्तहिद नहीं होंगे, ये तकरीर करेंगे मुसलमानों इत्तेहाद करो, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। अरे मौलाना साहब, मुसलमान तो 1 मिनट में मुत्तहिद हो जाएगा, आप क्यों नहीं मुत्तहिद होते हो? पहले इस सवाल का जवाब दो। पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, पर्सनल लॉ जो कर रहे हो, पर्सनल, ज़रा पर्सनल से आगे निकलो, आवाम के बारे में आप सोचो, आप मुत्तहिद क्यों नहीं हो रहे हो? क्या आपके इत्तेहाद के लिए अलग से कोई हुक्मनामा जारी होगा क्या ऊपर से? कुरान ने सबके लिए कहा, आप कुरान को नहीं मानते क्या? तो आप मुत्तहिद क्यों नहीं होते हो किसी भी मौके पर? क़यामत ख़ेज़ माहौल है और मंजर है मुल्क का, लेकिन आप मुत्तहिद होने को तैयार नहीं हो। चलिए जी, ज्ञानवापी के बाद अब नामूस रिसालत का मामला आ गया, पानी सर से ऊपर आ गया। अब देखिए तमाशा इनका, अब लखनऊ में अलग मीटिंगें हो रही है, बरेली में अलग हो रही हैं मीटिंगें, देवबंद में अलग मीटिंग है, और कल जयपुर में एक मीटिंग है, मुंबई में भी एक मीटिंग हुई, कोलकाता में। अरे साहब, इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हो आप? क्या बनाना चाहते हो आप? आप मुत्तहिद क्यों नहीं हो? तो कौन सी मजबूरी है वो तो बताओ मुल्क के सामने। हाँ, मुल्क को आप नहीं बताओगे, मैं बताता हूं। मजबूरी यह है कि कई 100 करोड़ रुपए इनके बैंकों में इधर उधर पड़े हैं, काले धन, पीले धन, बूलू धन, सारे धन इनके पास हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, जैसे सियासी रहनुमाओं के बारे में आप जानते हैं ना, मायावती के बारे में आप जानते हैं ना, मुलायम सिंह के बारे में आप जानते हैं ना, क्यों नहीं सरकार के खिलाफ जुबान खुल पाती है उनकी? इनकी भी जुबान इसलिए नहीं खुल रही है कि इनके पास बेशुमार दौलत है जिसका शुमार नहीं है। और मुल्क के मुसलमानों को एक बार मैं अपील करता हूं, मुल्क के मुसलमानों, आप ये मुत्तहिद तो होंगे नहीं, इन्होंने तो कसम खा लिया, ये खुदा से नहीं डरते, ये मोदी से डरते हैं, इसीलिए मुत्तहिद नहीं होते हैं। ये टीवी वालों को बुला बुला कर और स्क्रिप्टेड भाषण दे रहे हैं, जो स्क्रिप्ट मोदी सरकार की तरफ से इनको दिया जा रहा, वो भाषण ये दे रहे हैं। वरना इस मुल्क में कोई मुसलमान ऐसा बोल सकता है क्या कि जिसको इस्लाम पसंद नहीं है वो मुल्क छोड़ दे? बोला गया है, और टीवी के सामने बुलाकर बोला गया है। जी हाँ, और कल जब जयपुर में प्रोग्राम हो रहा था तो वहां भी कई तरह की विवादास्पद बयान दिए गए हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं बंद कमरे में बैठकर सोच रहे हैं? क्यों माइक लगाकर टीवी वालों को बुलाकर उल्टी सीधी हरकत क्यों कर रहे हैं? ये सब सवाल था। इसी बीच में इन्होंने ये मामला ला दिया, नौजवानों के बीच सोशल मीडिया पर फैला दिया कि जो भी नफरत है वो टीवी डिबेट की वजह से। तो अब सवाल फिर इनसे, टीवी डिबेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले टीवी डिबेट शुरू हुआ है NDTV में, और उस डिबेट का नाम था वी द पीपल। वी द पीपल के नाम से ये डिबेट शुरू होता है, टीवी डिबेट। पहली बार वी द पीपल इज टेलीविजन टॉक शो इन इंडिया hosted by Sarah Jacob. The program is broadcast every Sunday night 8 p.m. on NDTV. It was originally hosted by बरखा दत्त। ये पहला प्रोग्राम है, तारीख आप इसको नोट करेंगे, ये है 4 फरवरी 2001। इस मुल्क में पहला डिबेट वहां से शुरू होता है, NDTV से। 4 फरवरी 2001 को बरखा दत्त होस्ट करती हैं। और दूसरा डिबेट होता है 21 अक्टूबर 2001 को, जिस डिबेट का थीम होता है द इंडियन मुस्लिम वॉइस। शुरू हो गया खेल, और ये NDTV से शुरू हुआ। द इंडियन मुस्लिम वॉइस के थीम से डिबेट शुरू होता है 21 अक्टूबर 2001
एक को एनडीटीवी पर। तो मेरा ये कहना है, उसके बाद डिबेट का दौर शुरू होता और बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि टीवी डिबेट पर जाने की वजह से मुल्क में फितना फसाद फैल रहा है, तो 2001 से पहले जो फितना फैला उस फितने का जिम्मेदार कौन होगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 1973 से लेकर 2001 तक चंदा करती रही, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया? मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए, सरकार और मुसलमानों के बीच पुल बनने के लिए और मुसलमानों के रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर चर्चा करने के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, विकास के लिए, मुसलमानों को तालीमी मैदान में जो है आगे बढ़ाने के लिए और हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने काम क्यों नहीं किया? और नहीं किया तो उस पैसे का क्या किया आपने? ये जवाब भारत को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देना पड़ेगा। ये देना, दो नहीं अब कह रहा हूं, देना पड़ेगा। और आपको बता दूं, 850 लोगों की सदस्यता ग्रहण करवा चुका हूं। तैयारी मेरी भी जोरों पर चल रही है। इंशाअल्लाह मैं ये हिसाब भी लेकर रहूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि इतने पैसे आखिर गए कहां। आपने ऑडिट करवाया, वो आप कौम को दिखाओ कि कितने का ऑडिट करवाया, आपका टर्नओवर क्या है, मैंने आय और व्यय का पूरा खर्च बताओ। आप जलसे कर करके पैसे पानी की तरह लुटाओगे, काला और पीला करोगे, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों का आज तक कुछ नहीं भला हो पाया। फिर जलसा शुरू आपने कर दिया। मुल्क जल रहा है, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, गोलियों से भूने जा रहे हैं। उस पुलिस पर मुकदमा होगा या नहीं, उस पर 302 का मुकदमा होगा या नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। और जलसे में 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या तमाशा इस मुल्क में आप करना चाहते हो? और उस पर तुर्रा ये कि आप कहते हैं साहब के टीवी डिबेट पर जाना छोड़ दो। अरे थूकता हूं टीवी डिबेट पर, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन तब तक जाऊंगा जब तक कि आप आवाम के बीच आकर हिसाब नहीं दे दोगे, जब तक अपनी गलती नहीं मान लोगे, जब तक ये नहीं कहोगे कि लीडरशिप मेरा फेल हो गया, जब तक ये नहीं कहोगे कि हमने कौम के साथ दगा किया, जब तक ये नहीं कहोगे कि हमने इस्लाम के सही उसूल पर अमल नहीं किया, जब तक ये नहीं कहोगे कि हमने इनफरादी फायदे के लिए हमने ये सब काम किया, इज्तिमाइयत का हमने कभी ख्याल नहीं किया और जन्नत के लिए हमने काम नहीं किया, दुनिया के लिए किया, तब तक पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये आप याद रखना। चूँकि हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी रोज़ा रखते, कभी नहीं रखते, मक्कारी नहीं करते। कौम को हम आकर ये बताते नहीं कि मैं बहुत बड़ा फलां और चिला हूँ। हमारी औकात अगर एक लोगों के ज़िंदगी को बदलने की है तो वो कोशिश करते भी हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, उसकी फहरिस्त भी तैयार हो रही है। लेकिन मुल्क में इनकलाब आएगा, मुल्क में इनकलाब आएगा और वो इनकलाब अब यूँ आएगा कि जितने ट्रेडिशनल लीडरशिप हैं उन्हें बदला जाएगा और नए लीडरशिप को, जिसके अंदर सलाहियत होगी, नए आलिमों को जो बासलाहियत होंगे, बाशऊर होंगे, सियासी शऊर जिनके पास होगा, उनको क़यादत सौंपी जाएगी। इस तब्दीली का बिगुल अब बजना ज़रूरी है और वो बज चुका है। मैं लोगों से अपील करता हूं, आप इस कारवां को मजबूत कीजिए और अपने ये परंपरागत नेतृत्व को, ये जो ख़ानदानी जो चला आ रहा है, इसको बिल्कुल रोकना पड़ेगा और आपको एक नया तरीक़ा इख्तियार कर मुल्क को बचाने के लिए आगे आना होगा। जज्बे शौक़ शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।